स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। एक कहानी को बुनने बैठिए तो ताना बाना ना जाने कहाँ कहाँ से खींचा आता है। कोई पात्र किसी अपने की परछाई होती है तो कोई अपना ही धुंधला सा प्रतिबिंब। कभी कोई अखबार की सुर्खी कहानी में रफ्तार पकड़ लेती है तो कभी मिलता है पार्क में बैठी किसी अपरिचित आंटी जी की गप्पों से निकला सूत्र। और फिर फिल्में, गीत, किताबें तो हैं ही, 9 रस के मसालों का डिब्बा। आज अपनी ही लिखी ऐसी ही कुछ कहानी आपको सुना रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कहानी का नाम है गुमशुदा। एक चौराहा, बड़ा सा पेड़, उससे मुड़कर एक मीनार, दाएं मुड़े भगवान का द्वार। कुसुम ने मंदिर जाने का रास्ता रट लिया था। वापस जाने के लिए इसका उल्टा होगा ना, मीनार से दाएं नहीं बायां हुआ इस तरफ से। भूल गई, सब भूल गई कुसुम। अब क्या जवाब देगी अपनी बेटी अनिला को कि उसके रास्ता बताने के बावजूद, सुबह 1 घंटे रट्टू तोते की तरह दोहराने के बावजूद वो रास्ता भूल गई। एक 70 साल की अच्छी भली औरत अमेरिका के एक छोटे से शहर में खो गई थी। कुसुम ने रुककर एक बार फिर गहरी सांस ली और याद करने की कोशिश की। आंखों से यहां वहां टटोला, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, एक सी कदकाठी के, मानो फोटोकॉपी करके लाइन से चिपका दिए हों। लाल और सलेटी इमारतें, उन इमारतों के खिड़की दरवाजे जैसे होंठ भींचे उसे घूर रहे हों। सड़क के दूसरी तरफ कूड़ा उठाने वाला बड़ा सा ट्रक दमे के मरीज सा गहरी सांसें खींच रहा था। और दूर दूर तक कोई जीवित चीज नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में सड़क पर गाड़ियां गुजरती थीं, हवा को चीरती। कुसुम ने अपने आप को कोसा। क्या जरूरत थी घर से निकलने की? अनिला ने कहा तो था, माँ संडे को मेरी छुट्टी है, मैं आपको मंदिर ले जाऊंगी। लेकिन आज अनिला का जन्मदिन था और कुसुम हमेशा बेटी के जन्मदिन पर मंदिर जरूर जाती थी। और यह भी तो सच था कि कुसुम घर में ऊब गई थी। अनिला तो सुबह सुबह काम पर निकल जाती थी। कुसुम के लिए पहाड़ सा दिन काटना मुश्किल हो जाता था। यहां आने के बाद 1-2 हफ्ते कुसुम ने घर को ठीक ठाक करने में लगा दिए। अलमारियां खाली की, फिर लगाईं, रसोई के बर्तन तरतीब से लगाए, किताबों को सलीके से रखा। फिर कुछ संभालने समेटने को बचा नहीं। इस देश में ना तो धूल थी ना धुआं, तो साफ भी करो तो कितना। टीवी था। अनिला ने माँ के आने से पहले हिंदी चैनल्स भी लगवा दिए थे, लेकिन थोड़ी देर चैनल अलटने पलटने के बाद उनसे भी जी उगता गया। टीवी बंद करते ही सन्नाटा कानों में गूंजता। वहां अपने देश में कुसुम दरवाजा खोल खोल के थक जाती थी। काम वाली बाई, प्रेस वाला, कचरे वाला, सब्जी वाला, पड़ोसन, यहां तक कि पड़ोसन के बेटे की गेंद तक आंगन टाप के कुसुम के यहां भाग आती थी। और यहां इतने दिन हुए कोई नहीं आया। एक दिन कुसुम ने खुद ही बाहर जाकर घर की बेल बजा दी कि देखूं तो सही कि सुनाई कैसी देती है। अनिला हंस पड़ी अपनी माँ की शरारत पर। यहां कोई किसी के घर यूं ही नहीं टपक पड़ता माँ, अनिला हंसते हुए बोली। लोग दूसरों के घर जाने से पहले कॉल करते हैं। सुबह इंडिया टाइम्स में मंदिर की फोटो देख के कुसुम ने पूछा कि मंदिर कितनी दूर है, तो अनिला बोली पैदल का रास्ता है। बस तभी मन बना लिया कि अनिला को विदा करके मंदिर की ओर निकल जाएगी, और अगर समझ आया तो अनिला के लिए कोई जन्मदिन का तोहफा भी खरीद लेगी। थोड़ी सी जिद की तो अनिला भी मान गई। और नतीजा क्या हुआ? ये मंदिर तक पहुंच तो गई, लेकिन मंदिर बंद था। लगता है यहां भगवान के यहां भी कॉल करके आना होता है, कुसुम बुदबुदाई। क्लोज्ड का बोर्ड देखकर कुसुम निराश तो हुई, लेकिन यूं अकेले घर से बाहर आने में डर भी था और रोमांच भी। गहरे नीले आसमान के माथे पर फैले उजले घुंघराले बादल, कानों को मरोड़ती ठंडी हवा,
और कंधों पर उतरती गुनगुनी सुनहरी धूप। सब कुछ इतना सुंदर और शांत, लेकिन कितना निर्जीव। थोड़ी देर मंदिर की छोटी सी इमारत के यहां वहां उसने झांका कि शायद कोई पंडित पुजारी ही नजर आ जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। और फिर उसने घर को रुख किया और गुम गई। किससे पूछे? अगर कोई मिल भी जाए या किसी गाड़ी को रोक भी ले तो यहां उसकी बात कौन समझेगा? उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। या तो उस पर हंसेंगे या उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, और फिर कितना परेशान और शर्मसार होना पड़ेगा अनिला को। सहमे बच्चे की तरह कुसुम के होंठ कांपे, आंखों में पानी भर आया। घबराहट में दिल मुंह को आ रहा था। ये क्या बचपना है, कुसुम खुद से ही बोली। हथेलियां आंखों पर मली और सोचा कि शायद चलते रहने से ही फिर घर का रास्ता मिल पाए। फिर अपनी कविता दोहराई। हमारे यहां तो कोई चाह के भी गुम नहीं हो सकता, कुसुम ने सोचा। उसे आप छोटा शहर कह सकते हैं या बड़ा गांव। एक चौड़ी सड़क और उससे बह निकली सैकड़ों सकरी गलियां। सड़क के एक छोर पर रेलवे स्टेशन और दूसरे पर बस स्टॉप, और उन दोनों के बीच संसार भर का सामान बेचने वाली दुकानें। क्या नहीं मिलता वहां? जो चाहे ले लीजिए। टीवी से लेकर तौलिया तक, लोहे की चाबी से लेकर कांच की रकाबी तक। आवाजें लगाते दुकानदार और उनके आसपास ललचाते खरीदार। नाई के यहां बजता रेडियो और हलवाई की गर्म कढ़ाई में छन्न से उतरती जलेबी। लोग एक दूसरे को जानते थे, नाम से बुलाते थे, और जब नाम याद ना आए तो पिता या मां के नाम से बुला लिया करते थे। नीरू की बेटी, कहाँ जा रही हो? अरे पूरन का बेटा आया हुआ है क्या? अगर कभी कोई भूला भटका अजनबी रास्ता पूछने पहुंच जाए तो कोई ना कोई उसे उसकी मंजिल तक छोड़ ही देगा। नहीं, पहले एक कप चाय पिलाएगा, समोसा कचौड़ी खिलाएगा, फिर घर तक छोड़ के आएगा। कौन कहता है कि हर घर का एक पता है? आंखें, नाक, उंगलियां, कान, जबान, घर तो सब में बसता है। चलते चलते कुसुम एक पार्क तक पहुंच गई। पतझड़ में पत्तों के रंग सुनहरी और सुर्ख हो गए थे। हवा की हर लहर के साथ पत्ते सिक्कों से खनक रहे थे। कुछ दूर एक छोटा सा तालाब था और उसके पास एक बेंच। थोड़ा सुस्ता लेती हूं, कुसुम ने सोचा, और गेट को धकेल कर पार्क में घुसी। सूखे पत्तों पर कुसुम की पदचाप आसपास की शांति में गूंज रही थी। अपने ही पैरों की आवाज आखिरी बार कब सुनी थी, याद नहीं। जीवन के शोर में कितनी ही आहटें दब गई थीं। कुसुम को वो सुबह याद आई जब उसकी छोटी बहन मंदा दनदनाती सीढ़ियों से दौड़ती नीचे आ रही थी। दोनों को स्कूल के लिए देर हो रही थी। स्कूल का आखिरी साल था और कुसुम रोज ये सोच के सोती थी कि कल पक्का बाबूजी से बात करेगी कॉलेज जाने की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कस्बे के बड़े कॉलेज तक अब बस चलने लगी थी। 8 आना किराया दो और फर्र से पहुंच जाओ। बाबूजी मना नहीं करेंगे, आखिर 2 साल से स्कूल टॉप कर रही थी कुसुम। माँ ने रसोई से आवाज लगाई, कुसुम यहां अपने बाबूजी को चाय दे के आ। यही मौका है, कुसुम ने सोचा। बाबूजी को चाय पकड़ाऊंगी और झट से कह दूंगी कि बाबूजी मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, बस। लेकिन शब्द बोलने से पहले ही धरती पर टूटकर बिखर गए। माँ ने हाथ पकड़कर पास बिठा लिया, समझाया कि एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से है। उसकी दादी का अंत समय है, इसलिए घर वाले जल्दी शादी करना चाहते हैं। दहेज की मांग भी नहीं। गुस्से में कुसुम ने अपना हाथ छुड़ा के उठने की कोशिश की तो माँ ने खींच के फिर बिठा दिया। अरे अपनी नहीं तो बाबूजी की सोच कुसुम। अभी मंदा की भी शादी करनी है, अशोक को भी पढ़ाना है। तू जिद करेगी तो तेरे बाबूजी तुझे कॉलेज भेज देंगे, लेकिन तेरे पीछे 2 जीव और भी हैं, ये सोच लेना। उनका भी हमें ही देखना है। माँ को कैसे पता चला उसके कॉलेज जाने के सपने के बारे में? उसने तो अब तक किसी से नहीं कहा था। कुसुम को लगा जैसे कुछ गलत करते हुए पकड़ी गई हो। शादी के दिन बाबूजी उसे गले लगाकर खूब रोए और चुपके से उसके कान में कहा, माफ करेगी ना मुझे? कुसुम को बेंच पर बैठे कितनी देर हो गई थी उसे याद नहीं। तालाब के पानी में हवा लकीरें खींच रही थी।
पास के दूसरे बेंच पर एक नौजवान कब आकर बैठ गया उसे पता नहीं चला। सोचा इससे पूछूं, लेकिन क्या पूछूं, अपनी ही बेटी का एड्रेस ठीक से याद नहीं। क्या था, वेस्ट प्रो, कुछ याद नहीं आ रहा। वो लड़का बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था और अभी कुसुम धीरे धीरे साहस जुटा ही रही थी कि पीछे से एक लड़की जोर से हाय बोलती हुई आई और उस लड़के के पास पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उसी बेंच पर एक दूसरे में सिमट कर बैठ गए। उनकी आवाज़ें, मुस्कुराहटें एक दूसरे में घुल रहे थे। समय कितना बदल गया, कुसुम सोचने लगी। यहाँ ही नहीं, हिंदुस्तान में भी। अनिला के लिए जब रिश्ते आए, शादी की बात की तो बोली, माँ एक अजनबी के साथ कैसे सारी जिंदगी बिता दूं। कुसुम को अपनी शादी की अगली सुबह याद आई, जब ससुराल की पास पड़ोस की औरतें इकट्ठा हो गईं कि दिखाओ बहू घर से क्या लाई हो। कुसुम कितना रोई थी घूंघट में मुंह छिपाकर। केशव गुस्से से बड़बड़ाते घर से चले गए थे। एक अजनबी के साथ नाव में बिठाकर समंदर में धकेल दिया था अपनों ने। शाम को जब केशव वापस घर आए तो पीछे पीछे एक सामान से लदा रिक्शा रुका। केशव ने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ अपनी पड़ोस की सहेलियों से कह देना कि आके सामान देख जाएं। उन्हें कहना कि आगे से कुसुम को परेशान ना करें। उसकी जिम्मेदारी मेरी है अब, उसके घर वालों की नहीं। और एक पल में अजनबी अजनबी न रहे, एक दूसरे के जवाबदेही हो गए। दोनों ने नाव का एक एक चप्पू संभाल लिया और निकल पड़े। कुसुम ने एक बार फिर नजर बगल के बेंच पर डाली। लड़का और लड़की अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कुसुम उठ गई, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। पार्क के बाहर इस बार दूसरी तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी ही दूर एक बाजार था, दुकानें अभी खुली नहीं थीं। एक सिनेमा हॉल था जो शायद अब बंद हो गया था। शटर पर जंग लगी थी और अंदर दीवारों पर पुरानी फिल्मों के पीले पड़े पोस्टर लगे थे। थिएटर के पट पर उसका नाम पढ़ने की कोशिश की, पर पीछे होते होते उसका पांव फुटपाथ से उतरकर सड़क पर चला गया था। अपने आप को संभालती इससे पहले एक गाड़ी गुस्से से हॉर्न बजाती निकल गई। कुसुम फिर आगे बढ़ी। ताजी हवा नाक में चुभ रही थी, यादें आंखों में। शादी के कुछ महीने बाद कैसे एक गर्मी की दोपहर मैटनी देखकर लौट रहे थे केशव और वो। गुलमोहर की छांव में बस का इंतजार कर रहे थे। दूर दूर तक सिर्फ धूप की झलझलाहट थी, इंसान का नामो निशान नहीं। केशव उसे एक अंग्रेजी पिक्चर की कहानी बड़े चाव से सुना रहे थे और सुनाते सुनाते अनजाने ही उसके बालों में आ फंसे गुलमोहर के नन्हे पत्ते चुन के निकाल रहे थे। केशव के जोश भरे शब्द, उनकी आवाज की मिठास ने उसे ऐसे पिघला दिया जैसे किसी ने गर्म तवे पर मक्खन रख दिया हो। बरबस ही उसने केशव का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा लिया और फिर जैसे एकदम होश आया हाथ छोड़ा और शर्म से सुर्ख हो गई। कितना हंसे थे केशव। आंखें बंद करती है तो अब भी केशव की वही हंसी सुनाई देती है। धूप पेड़ों से छन के सड़क पर बिखर गई थी। कुसुम के पैर अपने आप बढ़ रहे थे। सड़क की दूसरी तरफ एक औरत अपने कुत्ते को घुमाने निकली थी। एक बूढ़ा आदमी अपने घर का दरवाज़ा खोल के निकला, बड़ी कठिनाई के साथ झुक के बाहर पड़ा अखबार उठाया और फिर पैरों को घसीटता वापस अंदर चला गया। कुछ बच्चे गुट बनाकर जा रहे थे। यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन उन बच्चों के हाव भाव, कंधों पर लटके बैग्स, ऊंचे स्वर में एक दूसरे को छेड़ते, चिढ़ाते, मनाते बोल बताते थे कि वो स्कूल जा रहे हैं। अनिला, प्यारी अनिला, जिसके जन्म पर खुशी भी कंजूसी से बांटी थी। देखना लड़का ही होगा, ऐसा सोच के परदादी ने अनिल नाम सुझाया था। हुई अनिला, धैर्य वाली, दृढ़ निश्चयी, अपनी नन्ही सी मुट्ठी में माँ की उंगली जकड़े अनिला। केशव अनिला को अपनी आंख से ओझल नहीं होने देते थे। उसको नहलाने धुलाने से लेकर उसको लोरी सुनाने तक के सब काम करते। नंद भाभियां अनिला को उनकी गोद से छीनती, छेड़ती। भैया जी हटिए, ये सब जेंट्स लोग के काम नहीं। केशव अनिला को वापस अपनी गोद में ले लेते। शेर के बच्चे तो शेर ही पालते हैं, लोमड़ियां नहीं। थोड़े दिन में केशव का तबादला हो गया और कुसुम एक हाथ में अनिला का हाथ थामे और दूसरे में सूटकेस नए शहर पहुंची और गृहस्थी बसाने में व्यस्त हो गई। अनिला कब बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी, पता नहीं चला।
शहर का सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल। स्कूल से आके अनिला अपना बस्ता ज़मीन पर पटक यहाँ वहाँ के किस्से सुनाती। दोस्ती के पायदान पे कौन ऊपर चढ़ा, कौन धम्म से नीचे गिरा, किसने क्या कहा, क्यों कहा और कहा तो कैसे कहा, सारा कच्चा चिट्ठा धारा प्रवाह सुना देती कुसुम को। कुसुम उसकी सुनती, लेकिन साथ साथ उसके हाथ काम में लगे रहते। सुबह का नाश्ता, टिफ़िन, कपड़े, सफाई, अनिला को स्कूल से लाना, खाना खिलाना, शाम की चाय, रात का खाना और एक बार फिर सुबह के नाश्ते की तैयारी। घड़ी के हाथों की तरह निरंतर घूमते थे कुसुम के हाथ। केशव अपने काम में तरक्की करते रहे तो काम भी बढ़ता गया। चाह के भी उनका समय उनका ना रहा। जो थोड़ा समय निकाल पाते उसमें बड़े शौक से अनिला को पार्क ले जाते, सर्कस दिखाने ले जाते, कहानियां सुनाते। कुसुम आंखें बंद कर अनिला की किलकारियां सुनती, केशव की मनुहार सुनती और अपने भाग्य पर गर्व करती। लेकिन फिर कभी कभी जब बाप बेटी पार्क में एक दूसरे का पीछा करते आगे निकल जाते और कुसुम खाने का झोला टांगे पीछे रह जाती, जब वो दोनों कहानियां गढ़ते जिनमें किरदार मां नहीं होती, सिर्फ पापा और बेटी, तब कहीं एक फांस चुभती थी, एक अकेलापन महसूस होता था। लेकिन इस ख्याल की परछाई तक को वो न स्वीकारती। ऐसा सोचना भी गलत होता, अपने सौभाग्य को नजर लगाना होता। इतने सालों में इस अजनबी शहर में यूं अकेले चलते चलते कैसी विचित्र बातें दिमाग में आ रही थीं। कुसुम ने अपनी साड़ी का पल्ला गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था, उस पर हाथ फहराया, यादों से पल्ला झड़ाया और आगे बढ़ी। कुसुम शायद अब शहर के बीच पहुंच गई थी। घर कम और बड़ी दफ्तरी इमारतें आसपास ज्यादा थीं। ऊंची सलेटी दीवारों से गुटरगू करते कबूतर उसे ताक रहे थे। दिन ने रफ्तार पकड़ ली थी। ऑफिसों के बड़े दरवाजे, उन तक पहुंचती चौड़ी साफ धुली सीढ़ियां लोगों का इंतजार कर रही थीं। सड़क के किनारे बड़े बड़े गमले थे जो रंग बिरंगे फूलों से लदे थे। उनके बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर नीले पीले बक्से थे। कुसुम ने अनिला को उनमें सिक्के डालकर अखबार निकालते देखा था। अपने पापा की तरह वो भी इतवार को घंटों अखबार पढ़ती और न जाने कितने प्याले चाय पीती थी। केशव अनिला को किताबें और अखबार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उसकी टिप्पणियां सुनते थे और अपनी सुनाते थे। कुसुम को कभी कुछ पढ़ने का समय ही नहीं मिला, वो तो नून तेल लकड़ी के फेर में ही पड़ी रही। फिर भी पति और बेटी की बातों को सुनने समझने की कोशिश करती। फिर न जाने कब बातें अंग्रेजी में होने लगी। एक दीवार खड़ी हो गई जिसके एक तरफ कुसुम थी और दूसरी तरफ उसकी सारी दुनिया। कुसुम रसोई से सुनती। अनिला जोश में गर्म फर्राटे से कुछ कहती। केशव उसकी बात को कुछ ही शब्दों में रद्द कर देते। अनिला भड़क के और दलीलें देती। केशव उत्तेजित हो जाते। एक दिन दोनों के बीच का तनाव उबलने को था कि कुसुम से रहा ना गया। कुछ और समझ में नहीं आया तो अनिला से बोल पड़ी, बेटा पापा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। अनिला गुस्से से तमतमाती हुई बोली, आपको कुछ आइडिया नहीं है ना कि बात क्या हो रही है, आप जाओ। केशव भी कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद उनका झगड़ा निपट गया और उनकी फिर बातें होने लगी। रात के खाने के बाद कुसुम रसोई समेट रही थी। अनिला पीछे से आकर उससे लिपट गई। कुछ और कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। कुसुम ने अपना हाथ उसकी बाहों पर रख दिया। सामने एक बस स्टॉप पर बड़ा सा इश्तिहार लगा था। कुसुम जैसे जैसे उसके नजदीक पहुंच रही थी उस तस्वीर को साफ देख पा रही थी। फोटो में एक परिवार इश्तिहार देखने वालों को बाय बाय कर रहा था, छुट्टी पर जा रहा था। बच्चों के हाथ में गुब्बारे थे। पिता पहिए वाले सूटकेस को खींच रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। माँ बालों में फूल लगाए, कंधे पर छोटा सा पर्स लटकाए, बड़े बड़े धूप के चश्मे सिर पर टिकाए बच्चों का सर सहला रही थी। परिवार के पीछे कुछ दूरी पर एक एरोप्लेन इंतजार कर रहा था। कुसुम अक्सर सुनती थी कि लोग थकान दूर करने के लिए वेकेशन पर जाते हैं, लेकिन उसे कभी थकने की फुर्सत ही नहीं मिली। वो कभी कभार किसी और शहर चले जाते थे, ब्याह शादी या मुंडन में, लेकिन यूं ही खर्च करने के लिए कभी पैसे थे ही नहीं। जब अनिला बड़ी हुई उसने अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ने की ठानी। फिर हुआ सिलसिला अनिला के साथ रात रात भर जागने का। अनिला को ना खाने पीने का होश था, ना नहाने का। ऐसे में माँ को ही कहना पड़ता था, अनिला पहले नाश्ता खाओ, ठंडा हो रहा है, फिर पढ़ने बैठना, या इधर आंगन में बैठो, मैं बालों में तेल लगा देती हूँ।
तुम किताब पढ़ती रहना। अनिला के अमेरिका जाने के बाद कई दिनों तक गले से रोटी निकली नहीं गई। केशव के पास काम का सहारा था तो वो उसमें जुट गए। सुबह से रात तक काम करते, कभी कभी देर रात तक अपनी फाइलें बिस्तर पर फैला कर बैठे रहते। 20 सालों में कुसुम और केशव ने अपने जीवन को अनिला के इर्द गिर्द ऐसे लपेट लिया था जैसे लताएं पेड़ का सहारा लेती हैं। अब जब अनिला नहीं थी तो वो ना खुद खड़े हो पा रहे थे, ना ही एक दूसरे का सहारा बन पा रहे थे। ये एक पड़ाव था, अभी रास्ता बाकी था, लेकिन एक साथ चलने की आदत छूट गई थी। दुनिया गोल है, या कम से कम वो शहर तो है। चलते चलते कुसुम उसी पार्क के दूसरी तरफ वापस पहुंच गई थी जहां बैठ कुछ देर पहले सुस्ताई थी। पार्क में अब चहल पहल हो गई थी। कई लोग जॉगिंग कर रहे थे। एक माँ और उसकी 3-4 साल की बच्ची कागज की नाव तालाब में उतारने की कोशिश कर रहे थे। आसपास बच्ची का सामान बिखरा हुआ था, कागज के टुकड़े, पेंसिल, रंग। कुसुम के कदम धीमे हो गए, पैर थक गए थे। पिछला 1 साल धुंधलके में बीता था। उसकी आंखों के सामने अब भी था केशव का अचानक कुर्सी से गिरना, और फिर एम्बुलेंस की चीखों का सड़कें चीरना, हॉस्पिटल में ठंडी बेंच पर रात भर भगवान से मिन्नतें करना, लेकिन भगवान का चुप्पी साध लेना। और फिर वेटिंग रूम में 2 हाथों ने आकर उसके हाथों को थाम लिया। भीगी आंखों को उठाकर देखा तो जूनियर डॉक्टर था। उसकी आंखों में संवेदनशीलता थी और खेद भी। फिर जो हुआ सब ऐसा था जैसे पानी की सतह के नीचे हो रहा हो। घर पर लोगों का जमघट, अनिला का इंतजार कि वो आकर पापा को अलविदा कह ले, अंत्येष्टि, वसीयत, बैंक के कागज, और अनिला की जिद कि कुसुम सब कुछ बेच के उसके साथ अमेरिका चले। किसी तरह उसे 1 साल टाला ये कहकर कि पहली बरसी के बाद आएगी। 1 साल भी बीत गया और कुसुम यहाँ अमेरिका पहुंच गई। अनिला एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। बड़े गर्व से उसने कुसुम को अपना हॉस्पिटल दिखाया, अपने सीनियर्स और दोस्तों से मिलवाया। अपनी नन्ही अनिला को इतनी इज्जत और प्यार मिलते देख कुसुम संतुष्ट हुई। दिल पर एक मरहम सी लगी। कुसुम एक बार फिर पार्क के बेंच पर बैठ गई। बच्ची अब नाव को त्याग माँ के साथ बतखों को ब्रेड खिला रही थी। बेंच के आसपास कुछ कागज पड़े थे, शायद उस बच्ची के नाव बनाने की पहली नाकामयाब कोशिशें। कुसुम ने एक कागज उठा, उसकी सलवटें मिटाई, पास पड़ी पेंसिल उठाई और लिखने लगी। प्यारी अनिला, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हारे और मेरे प्रेम का प्रतिबिंब किसी तोहफे में नहीं मिल सकता, सो ये पत्र दे रही हूं भेंट में। जीवन की अपनी टूटी फूटी समझ का एक गुलदस्ता। हमारे जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। एक जब हम पैदा होते हैं, और दूसरा जब हम ये समझ जाते हैं कि हम पैदा क्यों हुए। पहले पर हमारा कोई बस नहीं, और दूसरे को जितना समझने की कोशिश करो वो उतना ही दूर भागता जाता है। थककर हम उसका पीछा छोड़ देते हैं। बचपन में हम बिना बताए ही सब जानते हैं। जो चाहिए वो मांग लेते हैं, हाथ फैलाकर, बिना शर्म, बिना संदेह। हाथ पैर पसार जितनी जगह चाहिए बिना संकोच घेर लेते हैं। बचपन में उछलने और गिरने दोनों में बराबर का उल्लास महसूस करते हैं। फिर बिन बताए जीवन आ धमकता है, दबे पांव, सर्दी की सुबह के गाढ़े कोहरे की तरह। हम जानते हैं कि कुछ है उस कोहरे में, पर ये नहीं जानते कि क्या है और कितना दूर है उंगलियों से। जो दिखता नहीं उससे डरकर हम पीछे हटते हैं, और यूं ही पीछे हटना सीख जाते हैं। जीवन बेधड़क आगे कूच करता चलता है और हम खुद को समेटते रहते हैं कि कहीं उसकी राह में ना आ जाएं। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं ये कामना करती हूं कि तुम जीवन जियो, खूब जियो, उसकी खूबसूरती और दर्द दोनों का एहसास करो। कभी जीने की औपचारिकताओं में दबकर तुम्हारा जीवन सुन्न न पड़े। कभी कोहरे से न डरना, अपनी बाहें फैलाना और अपने आसपास अपनी जगह बना लेना।
वो जगह जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार हो, जहां तुम्हारी आवाज, तुम्हारी कल्पना रहे, जीवन का कोहरा उसे छू ना पाए। मेरी बेटी, बचपन हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रहे, तुम्हें राह दिखाता रहे, ऐसी कामना करती हूं। तुम्हारी मां। चिट्ठी खत्म कर जब कुसुम उठी तो एक हल्कापन महसूस किया। सर ऊंचा करके देखा तो दूर चर्च की मीनार दिखाई दी, पहचानी सी। फिर अपनी कविता दोहराई और चल पड़ी। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन, कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।